पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। इनमें से कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का भाग है। इनमें से कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। आपको पता है यूनियन एग्जीक्यूटिव भाग 5 भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर आता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का भाग है, यानी कि संघ कार्यकारिणी का भाग है। पहला कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। दूसरे पॉइंट कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति। तीसरा पॉइंट कहता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, यानी केंद्रीय सचिवालय। चौथा कहता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। उपाध्यक्ष की जगह यहां मैं लिखना चाहूंगी उपराष्ट्रपति। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। ओनली 1 एंड 2, 1 2 3, 1 2 3 4। जल्दी से मुझे आंसर करेंगे कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। प्रणाम शनि, मैं बहुत अच्छी हूं, उम्मीद करती हूं आप भी अच्छे होंगे। विमल ने कहा है बी, शनि कह रहे हैं 1, खान दानिया ने कहा है बी। बाकी लोग आंसर करें जल्दी से, कौन कौन हिस्सा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या वाइस प्रेसिडेंट। आंसर जल्दी आने चाहिए आप लोगों के। बहुत ज्यादा वक्त हम एक क्वेश्चन पे नहीं लेंगे। अलग अलग एस्पिरेंट अपने अपने आंसर बता रहे हैं मुझे। अब देखो मैं आपको बताती हूं भाग 5 में कौन कौन आता है। प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी के साथ ही प्रधानमंत्री आ जाते हैं, ठीक है। और कौन आते हैं, अटॉर्नी जनरल आ जाते हैं, यानी महान्यायवादी आ जाते हैं। महान्यायवादी भी इसके हिस्से होते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, अब आप देख लीजिए। केंद्रीय सचिवालय के अंदर बहुत सारे वो मंत्रीगण आ जाते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में वो मंत्रीगण आ जाते हैं जो सेंट्रल लेवल पे एमपीज बैठे होते हैं, मंत्रीगण आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले पहला तो जिसमें नहीं दिख रहा आप वो कट कर दो, 1 तो सब में आ रहा है। दूसरा प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा होगा, यानी 2 भी आना ही चाहिए। जो लोग ए कह रहे हैं वो कट गया। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी आना चाहिए, यानी 4 भी आना चाहिए। अब आप देख लो 1, 2 और 4 किस में दिख रहा है आपको, आंसर डी, यानी 1, 2, 3, 4 ये सभी ही भारत के अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। आंसर क्या आएगा, डी। जो एस्पिरेंट डी कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं, बाकी गलत कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। आज थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन में पूछ रही हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे असर्शन रीजन है, ठीक है। कथन यहां लिखा हुआ है, कारण यहां लिखा हुआ है। आपको इनमें से ऑप्शन छांटना है। हिंदी वाले मीडियम के बच्चे यहां देखेंगे, अंग्रेजी वाले मीडियम के बच्चे यहां देखेंगे। असर्शन के अंदर कहा जा रहा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो हमारी संघ कार्यकारिणी होती है उसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीजन इसका कह रहा है देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्ति पे कोई सीमा नहीं है, राष्ट्रपति की शक्ति बाधित नहीं है, वो कैसे भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ए स्टेटमेंट कहती है कि दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है, और आर बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। बी कहता है कि ए और आर दोनों ट्रू है, लेकिन आर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। आपको बताना है कि इसमें से क्या आएगा। जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 2 का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे क्वेश्चन के साथ आंसर करना, जैसे बताना कि 2 का क्या है, 1 का क्या है, इस हिसाब से, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। दानिया ने कहा है सी, शनि कह रहे हैं सी, ललित ने कहा है सी, मुकेश भी कह रहे हैं सी, रेनू कह रही है फर्स्ट का डी। अच्छा, संतोष पटेल ने भी कहा है सी, प्रिंस ने कहा है बी। बाकी लोग आंसर करें जल्दी से। लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन सी, मनीषा अग्रवाल आंसर कह रही है बी। अलग अलग क्वेश्चन है सबके, प्रदीप कह रहे हैं सी। इसका आंसर क्या आएगा, देखो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है हमारी, यानी फिर से भाग 5 की बात हो रही है। यूनियन एग्जीक्यूटिव बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट ही उसका मुखिया होता है, बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग इसको मंत्री परिषद से कंफ्यूज मत करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंफ्यूज मत करें, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, और संघ कार्यकारिणी सभा का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। यानी असर्शन बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन जो है वो कट चुका है, क्योंकि डी कह रहा है ए फॉल्स है। फिर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां अनलिमिटेड है, बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रपति की शक्तियां भी सीमित है।
संविधान के अनुसार ही वो सारे डिसीजन ले सकता है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी लगे हुए हैं कि इस सिचुएशन में तुम ये नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में तुम यही नहीं कर सकते। तो ए सही है और आर गलत है। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? आंसर आ जाएगा सी, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रीजन गलत है, असर्शन सही है, कथन सही है, कारण गलत है। जो लोग सी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिबर्टी टॉपिक से है, पॉलिटिकल थ्योरी लिबर्टी टॉपिक से है। किसने लिबर्टी को यानी कि स्वतंत्रता को प्राचीन और आधुनिक के रूप में वर्गीकृत किया है? इनमें से किस विचारक ने लिबर्टी को एंशिएंट और मॉडर्न रूप से कैटेगराइज किया है? ए ऑप्शन है बेंजामिन कॉन्स्टेंट, बी ऑप्शन है एरिक फ्रॉम, सी ऑप्शन है नेल्सन मंडेला और डी ऑप्शन है आंग सान सू की। किसने लिबर्टी को एंशिएंट और मॉडर्न यानी आधुनिक और प्राचीन के रूप में वर्गीकृत किया है? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। किसने लिबर्टी को आधुनिक और प्राचीन के रूप में वर्गीकृत किया? फास्ट। थर्ड का सी कह रहे हो, नेल्सन मंडेला ने। इसका आंसर आएगा एस्पिरेंट, इसका आंसर आएगा बेंजामिन कॉन्स्टेंट। बेंजामिन कॉन्स्टेंट, बेंजामिन कॉन्स्टेंट कहते हैं लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता दो तरीके की होती है। एक को कहते हैं एंशिएंट यानी कि प्राचीन और एक को कहते हैं मॉडर्न यानी कि आधुनिक। प्राचीन के अंदर व्यक्ति डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में हस्तक्षेप कर पाता था। जहां पे व्यक्ति राजनीति में डायरेक्टली हस्तक्षेप कर पाता है उसको वो एंशिएंट लिबर्टी कहते हैं, और जहां इनडायरेक्टली हस्तक्षेप कर पाता है उसको मॉडर्न लिबर्टी से कह रहे हैं। तो बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने लिबर्टी को दो रूप में बांटा है, प्राचीन और आधुनिक यानी कि एंशिएंट और मॉडर्न। इस बात को याद रखोगे। ठीक है, जो ए कह रहे हैं बहुत बढ़िया बता रहे हैं, रेनू, प्रोमिला, शबाना बहुत बढ़िया बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से असर्शन रीजन है। आपको ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़नी है और ध्यान से इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। बी स्टेटमेंट यानी रीजन क्या कहता है? देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। कारण क्या कहता है कि जो लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो एमपी होते हैं और एमएलए होते हैं, निर्वाचित एमपी होते हैं और निर्वाचित एमएलए होते हैं, यानी इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए इसका हिस्सेदार बनते हैं इसको चुनने में, इसके इलेक्शन में। आपको बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, और बाकी भी आप देख पा रहे हो। ए बी सी डी में से क्या आएगा? जल्दी से मुझे आंसर करें। संतोष पटेल ने कहा है 4 का सी, 4 का सी, मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों सही हैं और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। खान ने कहा है सी, विमल भी कह रहे हैं सी, बाकी लोग, शनि क्या कह रहे हो आप? 4th का आंसर। ललित सी कह रहे हैं, किरण सी, 4th का डी कहा है सुनीता ने, 4th का डी कहा है सुनीता ने। वेरी गुड सुनीता, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत खूबसूरत आंसर दिया सुनीता ने। आंसर डी आएगा मूर्खों। ध्यान से देखो क्या है, दोनों बात बिल्कुल सही है, दोनों बात बिल्कुल सही है, यानी ए कट गया और बी भी कट गया। ए और बी तो नहीं आएंगे क्योंकि दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन अप्रत्यक्ष ही होता है और इलेक्टेड एमएलए और एमपी ही हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आर इसका सही रीजन थोड़ा ना है, इन दोनों बातों में कोई रिलेशन है ही नहीं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन अप्रत्यक्ष होता है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन आर का और ए का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये लोग हिस्सा लेते हैं इस वजह से इनडायरेक्ट थोड़ा ना होता है। दोनों बात बिल्कुल सही है लेकिन दोनों अलग अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रही हूं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली है। मैंने कहा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। दोनों बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन थोड़ा ना है। बिल्कुल इसी तरीके से सही दोनों है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? डी। आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, आंसर आएगा डी। जो लोग डी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर करोगे। भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन का मीडियम कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है?
प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एकल हस्तांतरणीय होता है यानी सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम होता है या ओपन बैलेट सिस्टम होता है। जल्दी से आंसर करेंगे। आपको आज की क्लास में प्रेसिडेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रधानमंत्री के क्वेश्चन मिलेंगे और लिबर्टी के क्वेश्चन मिलेंगे। इन 3 टॉपिक से आज क्वेश्चन ले रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। ललित बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों हो रहा है उसकी वजह नहीं है ना, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों हो रहा है उसकी वजह नहीं है, ठीक है। इसलिए 5th का आंसर आ गया बी 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 बी, सब लोग कह रहे हैं बी और बिल्कुल सही बता रहे हैं सब लोग। आंसर क्या आएगा? आंसर बी ही आएगा। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। ओपन बैलेट नहीं होता, सीक्रेट बैलेट होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, एकल हस्तांतरणीय होता है। क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल में? मान लो 3 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, इसको मिले 100 वोट, इसको मिले 50 वोट, इसको मिले 20 वोट। इसको सबसे कम वोट मिले हैं, इसको लाइन में से हटा देंगे और इसकी 10 वोट यहां बांट देंगे, 10 वोट इसको दे देंगे। इसके पास 110 वोट हो गई, इसके पास 60 वोट हो गई। यानी जो सबसे कम वोटों वाला है उसकी वोट बाकी लोगों में बांट दी जाती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, हस्तांतरण कर दिया जाता है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने दिया। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। अब आपको बताना है कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन हिस्सेदार होता है। राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन हिस्सेदार होता है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। सबसे पहला कहा हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों ही सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसका हिस्सा है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभाओं के। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। जल्दी से आंसर करें, कौन सा कथन सही है। 6 का आंसर डी आ रहा है मेरे पास, डी 134 134। 5 का सी क्यों नहीं है? मुकेश का क्वेश्चन है मैम 5 का सी क्यों नहीं है? इट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट सिस्टम, बिल्कुल सही है मुकेश, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट देखोगे ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो सिंगल ट्रांसफरेबल में ना प्रोपोर्शनल सिस्टम अपने आप इंक्लूड होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल है। अगर यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल नहीं होता ना तो हम प्रोपोर्शनल ही लगाते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। सब लोग सी और डी में कंफ्यूज है, देख लेते हैं। देखो दोनों हाउस के एमपी, इलेक्टेड एमपी हिस्सा लेते हैं, यानी एक तो आएगा ही आएगा। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर हिस्सा लेते हैं, यानी 3 भी आएगा। ये कट गया, सी ऑप्शन कट गया, 3 भी आएगा ही आएगा। जो एमएलए होते हैं, इलेक्टेड एमएलए, वो भी तो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। दिल्ली और पौंडीचेरी के लोग भी हिस्सा लेते हैं, यानी 4 भी आएगा। जिसमें 4 नहीं है वो भी काट दो। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1 3 4। जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद होती है जो, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो हिस्सा नहीं लेती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद हिस्सा नहीं लेती है। इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। ये कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन हिस्सा लेते हैं, नहीं, एक सदन हिस्सा लेता है। कौन सा सदन? विधानसभा हिस्सा लेता है, विधान परिषद हिस्सा नहीं लेता है। आंसर आएगा 1 3 4। जो लोग डी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बताया, ठीक है। दानिया क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे मैंने कहा कि दोनों बातें बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली है, सही है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, सही है। दोनों सही है, लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। भाई राष्ट्रपति का इलेक्शन अप्रत्यक्ष हो रहा है, इसकी वजह ये वाली थोड़ी ना जो यहाँ पे लिखी हुई है। बात दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, पर दोनों का कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? Which one of the following is not correct regarding presidential election? राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इलेक्शन ऑफ सक्सेसर
मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। हिंदी में देख लेते हैं। उत्तराधिकारी का चुनाव मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले होना चाहिए। भाई ये प्रेसिडेंट है, ए नाम का बंदा राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले इलेक्शन के चुनाव, राष्ट्रपति के इलेक्शन हो जाने चाहिए। क्या ये बात सही है? सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। जिस दिन वो कार्यालय को ज्वाइन करता है उस दिन से 5 साल की काउंटिंग होगी। तीसरी स्टेटमेंट कहता है कि इसके टर्म पे एक्सपायर होने पे जब तक नया सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक पुराना राष्ट्रपति ही बैठा रहता है। चौथी स्टेटमेंट कहता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोस्टपोन किया जा सकता है अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है। आपको इनमें से गलत स्टेटमेंट छांटनी है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है। जल्दी से आंसर करेंगे। सब लोग कह रहे हैं डी, सब लोग कह रहे हैं डी और बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं सब लोग। आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। बिल्कुल सही बात है। जब नया राष्ट्रपति का चुनाव खत्म होने वाला होता है, अभी जैसे भाई देखो आप, रामनाथ कोविंद जी का जो टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला है, तो पहले ही इलेक्शन करवा दिए जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के पूरी उम्मीद है कि यही राष्ट्रपति बनेंगी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है। जिस दिन वो अपने कार्यालय को ज्वाइन करते हैं उस दिन से लेके 5 साल तक उनका टन्योर रहता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरी भी सही है। भाई ये व्यक्ति, कोई ए नाम का बंदा राष्ट्रपति है, 5 साल हो गए लेकिन अभी नया सक्सेसर नहीं आया है, तो ये लगातार काम करता रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। पोस्टपोन नहीं होंगे चाहे इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट हो, वोट देने वाले लोग चाहे कम हो, लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? डी। आंसर आएगा डी। डी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। With reference to election of the President of India, consider the following statement. जल्दी से आंसर करेंगे। The value of the vote of each MLA varies from state to state. Value of the vote of each MLA varies from state to state. जैसे ही राज्य अलग होंगे, एक MLA की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो जाएगी। आप देखो, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MLA क्या होता है? उस स्टेट की जनसंख्या कितनी है उसके आधार पे हर एमएलए की वोट की वैल्यू निर्धारित की जाती है। तो जैसे ही राज्य बदल जाएगा जनसंख्या बदल जाएगी, और जनसंख्या बदलने के बाद ईच एमएलए की वैल्यू बदल जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट कट गया, ये स्टेटमेंट भी कट गया। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि जो वैल्यू एमपी के वोट की वैल्यू है वो ज्यादा है राज्यसभा के एमपी के वोट की वैल्यू की। ये बात बिल्कुल गलत है। जितने भी एमपी होते हैं, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, सभी के वोट्स की वैल्यू इक्वल होगी। ये बात गलत लिखी हुई है कि लोकसभा की वैल्यू ज्यादा है राज्यसभा की वैल्यू कम है, बिल्कुल गलत बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। इसका आंसर आएगा ए, 1 ओनली। जो लोग ए कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब लोग गलत हैं और सब लोगों ने गलत आंसर किया है। एमपी तो एमपी होता है भाई, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, क्या फर्क पड़ता है? एमपी तो एमपी होगा। तो भाई लोकसभा के एमपी की वैल्यू कैसे ज्यादा कह सकते हो आप? तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ध्यान रखना इस बात का। राज्य की जनसंख्या जैसे वेरी करेगी, हरियाणा के जनसंख्या ज्यादा है, पंजाब की जनसंख्या कम है, गुजरात की जनसंख्या कम है, इस आधार पे प्रत्येक एमएलए के वोट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन एमपी चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, वैल्यू सेम रहेगी। आंसर क्या आएगा? ए, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एक एमपी और स्टेट लेजिस्लेचर और एक एमएलए, कोई एमपी या कोई एमएलए राष्ट्रपति की तरह इलेक्ट हो सकता है, राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले उसे अपनी सीट से इस्तीफा देना होगा, उसे अपने चुनाव के 6 महीने के भीतर अपनी सीट छोड़नी होगी, वह निर्वाचित होते ही अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, या एक सांसद यानी एक एमपी तो चुनाव लड़ सकता है लेकिन एक एमएलए चुनाव नहीं लड़ सकता। आपको बताना है कौन सी बात सही है। कौन सी बात सही है कि मान लीजिए कोई एक एमपी है या कोई एक एमएलए है,
वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? क्या चुनाव लड़ने से पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, या चुनाव के 6 महीने के अंदर अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा, या जैसे ही निर्वाचित हो जाता है तब इस्तीफा देना पड़ेगा, या एमपी तो वोट ले सकता है, एमएलए इलेक्शन नहीं ले सकता, इलेक्ट नहीं हो सकता? आपको बताना है सही बात कौन सी है, जल्दी से। क्या है मनीषा? 7 में बी एंड डी बोथ होगा। 7 कौन सा है? नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। और बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जिस दिन प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में आता है उस दिन से ही 5 साल गिने जाते हैं। बी और डी दोनों गलत नहीं है, सिर्फ डी गलत है। मनीषा, नाइन का सी कह रही है, 9 का सी कहा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। 9 का आंसर आएगा सी। जैसे ही कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट की सीट के लिए चुना जाता है उसको अपनी एमपी और एमएलए की सीट जो है उससे इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है? लाभ का पद नहीं हो सकता, लाभ का पद नहीं हो सकता, उसको एमपी एमएलए से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, एमपी एमएलए से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। आपको सही कथन छांटना है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता, सही छांटना है। दूसरा कहता है जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, सॉलिसिटर जनरल हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है। तीसरी स्टेटमेंट कहता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफे के कुछ समय के बाद तक भी कार्य कर सकते हैं। और चौथी स्टेटमेंट कहता है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में केवल गृह मंत्री ही केंद्रीय मंत्री परिषद की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। हाँ जी बिल्कुल, बलजिंदर डाल दूंगी, जल्दी से आंसर करें। मैं इसके आंसर मार्क करके फिर डालूंगी। कंफ्यूज मदर ने कहा है ए, प्रोमिला देवी कह रही हैं ए। बाकी लोग आंसर करें जल्दी से। दानिया खान ए कह रहे हैं, और शनि ने 1 2 4 कहा है, यानी सी कहा है। बलजिंदर ने ए कहा है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। रेखा, दानिया, ललित, रेणु सब लोग ए कह रहे हैं। देखते हैं भाई, ओनली 1, देखते हैं क्या आएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के बिना काम नहीं कर सकता, तो जिसमें एक नहीं दिख रहा उसको काट दो, काट दिया। सॉलिसिटर जनरल हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 महान्यायवादी होते हैं, यानी जिसमें 2 दिख रहा है वो भी काट दो। आंसर क्या बच गया? आंसर बच गया ओनली 1। तीसरी बात भी बिल्कुल गलत है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देगा या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, पूरे मंत्री परिषद को हटना पड़ेगा। ठीक है, और चौथी बात भी बिल्कुल गलत है। आंसर क्या आएगा? ओनली 1। जो ओनली 1 कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह, भाई जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है उस सलाह के बारे में ये 4 बातें लिखी हुई है। क्या वो सलाह किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जा सकती? क्या वो सलाह केवल उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जांच की जा सकती है? क्या उसकी जांच सभी न्यायालयों में की जा सकती है? क्या उसकी जांच केवल उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती? आपको बताना है अनुच्छेद 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जो सलाह देते हैं उस सलाह के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? जल्दी से आंसर करेंगे। खान ने कहा है ए, ललित भी कह रहे हैं ए। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे आप लोगों को, मैंने जानबूझ के टफ डाले हैं। आसान आसान का दौर चला गया, अब हम थोड़े मुश्किल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि नेट का एग्जाम आ रहा है, आरपीएससी वालों का भी एग्जाम आ रहा है, तो जिससे कंसेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाए। इको के क्वेश्चन करवा दूं? इको के भी करवा देंगे जी, अभी मेरे पास टाइम का बहुत ज्यादा इशू हो रखा है। आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं जो लोग ए बोल रहे हैं। जो भी सलाह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को देता है वो सलाह चाहे कैसी भी हो उसकी कोर्ट में जांच नहीं हो सकती।
उसकी कोर्ट में जांच नहीं हो सकती, ना तो सुप्रीम कोर्ट में ना ही हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जांच नहीं हो सकती। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। जब कभी भी आपातकाल लगाने के लिए, जब कभी भी आपातकाल लगाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, जब कभी भी आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, यह सलाह की जांच कोर्ट में हो सकती है। अदरवाइज किसी और सलाह की जांच कोर्ट में नहीं हो सकती। जो लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। ए आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद लिबर्टी के क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहले तो देखो सही छाटना है, गलत छाटना है। पेपर में भी सबसे पहले ये चेक किया करो कि करेक्ट ढूंढे या इनकरेक्ट, तो हम ढूंढ रहे हैं करेक्ट, ठीक है। अब 4 स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट कहता है कि डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन, भाई संघ के प्रशासन के संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित किए जाते हैं। भाई जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेता है उसके बारे में सूचना दी जाती है प्रेसिडेंट को। क्या ये बात सही है? दूसरी स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट कभी भी बुला सकता है प्रधानमंत्री को कि भैया मेरे को इस बात की सूचना दे। तीसरी स्टेटमेंट कहता है कि प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट दैट एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या कह रहा है ये? राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि कोई भी मामला जिसपे मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है मंत्री परिषद के समक्ष रखो। चौथी स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट के पास एड्रेस करने का अधिकार है, मैसेज सेंड करने का अधिकार है मंत्री परिषद को, ठीक है। मंत्री परिषद को संदेश भेजने का अधिकार है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, जल्दी से जल्दी से, ठीक है। अंशुल मैं देखूंगी, उसके बाद देखते हैं। 12 का बी बट नॉट श्योर। हाँ, जो कह रहे हैं डी, अनिल कुमार यूपीएससी, बलजिंदर कुमार डी बी दोनों कह रहे हैं, नीरज कुमारी डी कह रहे हैं। आंसर डी, आंसर आएगा डी। चारों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार है? आर्टिकल 78 में ये बातें लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री को कभी भी बुला सकता है कि आके मेरे को इन्फॉर्मेशन दे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकता है कि तुम क्या कर रहे हो मुझे बताओ। सूचना का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, कभी भी उनको मैसेज भेज के कोई बात पूछ सकता है। सारी बातें बिल्कुल सही है, आंसर आएगा डी। जो लोग डी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये लिबर्टी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ध्यान से इनका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किसने ये बात कहा है? किसने ये बात कहा है? किसके अनुसार पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता पितृसत्तात्मक को बढ़ावा देती है, पैट्रियार्की को बढ़ावा देती है? किसके अनुसार पॉजिटिव लिबर्टी पैट्रियार्की को बढ़ावा देती है? बर्लिन के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार, हॉब्स के अनुसार या बेंथम के अनुसार? जल्दी से आंसर करेंगे। किसके अनुसार, किसके अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता पितृसत्ता को बढ़ावा देती है? क्योंकि देखो मैं कंसेप्ट बताती हूं, तब तक आप लोग आंसर करें, तब तक आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देना आपको। देखो किसी ने ये कहा था कि पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो पैट्रियार्की को बढ़ाती है, पितृसत्तात्मक मतलब पुरुषवाद को बढ़ाती है। भाई मर्दों को, पुरुषों को, मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? उसने कहा देखो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है राज्य का हस्तक्षेप, राज्य का हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। अब स्टेट तो भाई मेल मेंबर ही चलाते हैं, स्टेट मेल मेंबर ही चलाते हैं, राजनीति में ज्यादा मेल लोग ही हैं। अगर आप राज्य को इंपॉर्टेंस दे रहे हो मतलब मेल मेंबर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हो। यानी जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो तो पैट्रियार्की को प्रमोट करती है। ये बात किसने कही थी? बर्लिन ने, जॉन लॉक ने, हॉब्स ने या बेंथम ने? जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत कम लोगों का आंसर सही आ रहा है, बहुत कम लोगों का आंसर सही आ रहा है। आंसर इसका आएगा ए, बर्लिन। बर्लिन ने ये कहा था कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है, इसको बहुत सारी दिक्कत लगी थी पॉजिटिव लिबर्टी में और ये नेगेटिव लिबर्टी का समर्थक था। इसने ये कहा कि पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है स्टेट का इंटरफेरेंस
और स्टेट को चलाने के लिए मेल ज्यादा आगे आते हैं, फीमेल को पीछे कर दिया जाता है। यानी आप मेल की इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हो, फीमेल की इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हो। तो पैट्रियार्की को सपोर्ट कर रहा है। आंसर क्या आ रहा है? बर्लिन। आंसर क्या आएगा? ए, यानी कि बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। आपको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, ये उनके ईयर है, कौन सी बुक किस साल में छपी है। आपको बताना है इनमें से कौन इनकरेक्ट है, गलत जोड़ी कौन सी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी नामक बुक 1960 में लिखी गई। लॉज, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी नामक बुक 1960 में लिखी गई। कैपिटल एंड फ्रीडम 1962 में लिखी गई। आपको बताना है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी। जल्दी से आंसर करेंगे। बी कह रहे हैं, मतलब लिबर्टी टॉपिक तुमने रिवाइज नहीं किया है क्या? 14 का आंसर बताओ मुझे, 14 का, 14 का, जल्दी से 14 का आंसर बताओ। बी 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 10 का सी। 10 रेनू कहां पहुंच गई तुम? 10 स्वाति शर्मा ने बी कहा है। आंसर आएगा भाई इसका डी। इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है, कोई भी बात गलत नहीं है, सारी बात बिल्कुल सही है। ये 1960 में ही छपी, ये 1960 में ही छपी, ये 1962 में छपी। देख लेते हैं कौन सी बुक किसने लिखी। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी है ये हेयक ने लिखी है, हेयक ने लिखी है, फ्रेडरिक हेयक ने लिखी है। लॉज, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी ये भी हेयक ने लिखी है, हेयक ने ही लिखी है। कैपिटल एंड फ्रीडम ये बुक किसने लिखी है? मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखी है, मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखी है। ये 1960 में ही लिखी गई, ये भी 1960 में, ये भी 1962 में ही। तो आंसर आएगा डी। इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है, आंसर आएगा डी। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है इनमें से कौन सी किताब बर्लिन द्वारा नहीं लिखी गई, कौन सा कार्य बर्लिन का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ बर्लिन। और तैयारी अच्छी नहीं है तुम्हारी, पहले बता रही हूं मैं। एक एक बात मैंने लिबर्टी की कराई है, उसके बाद भी गलत कर रहे हो। मन तो कर रहा है स्क्रीन में आके पीटूं। जल्दी से आंसर करें। बर्लिन ने कौन सी बुक नहीं लिखी है? 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, 4 एसे ऑन लिबर्टी, कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एक्सपेरिमेंट, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। कौन सी बुक ऐसी है जो बर्लिन द्वारा नहीं लिखी गई है? डी बताया 15 का ललित ने, रितु बेनीवाल भी डी कह रही है, शनि ने सी कहा है, बलजिंदर डी, शबाना प्रवीण डी। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा डी। जो लोग डी कह रहे हैं सही है। ये तीनों बुक किसने लिखी है? ये तीनों बुक बर्लिन ने लिखी है। चौथी बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने लिखी है, अमर्त्य सेन ने लिखी है। हाँ आज मुश्किल है ना, इसलिए गलत हो रहे हैं शनि। अमर्त्य सेन ने लिखी है, 1925 में लिखी है ये बुक, 1925 में अमर्त्य सेन ने लिखी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। बहुत बढ़िया जिसने डी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, किसने रियल विल का कंसेप्ट दिया? किसने तात्विक इच्छा का कंसेप्ट दिया? ये तो गलत नहीं होना चाहिए। किसने तात्विक इच्छा का सिद्धांत दिया? किसने रियल विल का कंसेप्ट दिया कि जितना भी काम होना चाहिए वो समुदाय के अनुसार होना चाहिए, वो कम्युनिटी के हित में होना चाहिए। किसी एक इंसान की अच्छाई बुराई मत देखो, वही डिसीजन लो जो पूरे समुदाय के हित में है, और समुदाय का हित राज्य देखेगा। तो आपको ये बताना है किसने रियल विल का कंसेप्ट दिया, किसने तात्विक इच्छा का कंसेप्ट दिया। अरिहंत की आती है अनिल। काला HSSC सिंह सी कह रहे हैं, खानदानिया बी कह रहे हैं, बलजिंदर डी, रामफल महला बी, ललित सी, मनीषा ने बी कहा है। देखते हैं शनि। तो आंसर आएगा 16 का, दुर्गा सी कह रही है, होप्स कंफ्यूज मदर ए कह रही है। ये कंफ्यूज मदर, आपने कंफ्यूज मदर नाम क्यों लिखा है भाई? कंफ्यूज रहते हो क्या तुम? है चलो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक्चुअल विल, रियल विल, ये आंसर दिया है रूसो ने। रूसो ने कहा है जितना भी डिसीजन लेना है समुदाय के अनुसार लेना है। कोई भी लिबर्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्वतंत्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है।
समुदाय के हित में डिसीजन लो और समुदाय का हित राज्य भली भांति देखेगा, यानी ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है। जो हमारे रूसो हैं वो इसका आंसर आएगा बी, ये रियल विल का कंसेप्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 किसने ये बात कही? कौन सी बुक वाला क्वेश्चन ललित, कौन सी बुक वाला? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन की है 1925। बिल्कुल सही है ये बात। मैंने बताया है कि बर्लिन ने कौन सी बुक नहीं लिखी, तो डी वाली बुक नहीं लिखी, बिल्कुल सही है। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1960 में ही है ये, हेयक ने 1960 में ही लिखी है ये। कोई बात नहीं, अगर कुछ भी डाउट है तो मैं चेक कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 किसने कहा स्टेट इज एंटी फ्रीडम? किसने कहा स्टेट इज एंटी फ्रीडम? राज्य स्वतंत्रता विरोधी है, ये किसने कहा था? राज्य स्वतंत्रता विरोधी है, ये किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, हेयक ने कहा था, होब्स ने कहा था, या रूसो ने कहा था? किसने ये बात कही थी कि राज्य का मतलब ही है स्वतंत्रता विरोधी? कौन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था नेगेटिव लिबर्टी का, नकारात्मक स्वतंत्रता का? उसने ये बात कही कि स्टेट इज एंटी फ्रीडम, राज्य तो स्वतंत्रता विरोधी होता है, राज्य तो स्वतंत्रता विरोधी होता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। और हमारी एकेडमी से जो मैसेज है उसको देख लो भाई। साइकोलॉजी की क्लास 9:30 से स्टार्ट होगी मेरी क्लास के बाद, ठीक है, 9 बजे नहीं होगी, 9:30 पे होगी, तो याद रखना इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू कविता। आंसर दे रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर, और आंसर इज बिल्कुल सही, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने यह कहा कि राज्य स्वतंत्रता विरोधी है, राज्य स्वतंत्रता विरोधी है। राज्य स्वतंत्रता विरोधी क्यों कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि राज्य है ना कबाड़ है, इसने सीधा कहा कि राज्य कबाड़ है, अगर आप स्वतंत्रता चाहते हो तो राज्य को हटा दो। राज्य के केवल 2 ही काम होने चाहिए, एक तो डिफेंस का, इसको कहो कि ये डिफेंस का काम करे, हमारी सुरक्षा करे, और दूसरा इंटरनल मैनेजमेंट का, इंटरनल मैनेजमेंट का यानी कि व्यवस्था का, प्रबंधन का। बस ये 2 काम के अलावा राज्य को बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राज्य स्वतंत्रता छोड़ेगा नहीं फिर तुम्हारे पास। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बात कही थी। बहुत बढ़िया आंसर दिया जिसने भी ए दिया। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से कौन करेक्ट है, आपको सही बताना है। क्या सेकंड शेड्यूल दूसरी अनुसूची में एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बातें की गई है? थर्ड शेड्यूल में क्या एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा की बात की गई है? फोर्थ शेड्यूल में क्या वेरियस फॉर्म ऑफ ओथ की, शपथ की बात की गई है? आपको करेक्ट छांटना है, करेक्ट क्या है जल्दी से बताएंगे मुझे, करेक्ट क्या है, कौन सी अनुसूची में कौन सी बात कही गई है, जल्दी से बताओ। भारत के संविधान में टोटल 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूची है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है। हाँ जी, ये भी कहा कि राज्य एक पुलिस स्टेट है, ये भी इसने ही कहा था। जल्दी से आंसर करें। दानिया ने कहा ए, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 18 का देना है। 20 क्वेश्चन डाले हैं, रोजाना 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि ज्यादा बर्डन भी ना आए, ना मुझ पे ना आप पे। 18 का ए कहा है दानिया ने, बाकी लोग जल्दी जल्दी जल्दी। इतनी तेज व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना तुम लोग। शनि ने कहा है ओनली 1 यानी सी। व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, कितना फटाफट उंगली चलती है तुम्हारी। अर्चना ने कहा ए, मनीषा ने कहा ए, रोहित ने कहा ए, शबाना प्रवीण कह रहे हैं सी, ललित कह रहे हैं सी, नीरज इज सेइंग ए। देख लेते हैं क्या है। सेकंड शेड्यूल बिल्कुल सही है, एमोल्यूमेंट्स की बात की गई है, बिल्कुल सही है। जहां एक दिख रहा है वो सही है, जहां एक नहीं दिख रहा उसको काट दो। थर्ड शेड्यूल के अंदर किसकी बात है? शपथ की बात है। थर्ड शेड्यूल जो है वो ओथ की बात करता है, बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट मतलब थर्ड शेड्यूल जो है उसमें शपथ की बातें हैं, ओथ की बातें हैं, तो जहां 3 दिख रहा है उसको भी काट दो। फोर्थ शेड्यूल जो है वो राज्यसभा की सीटों का आवंटन करता है, तो ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा? ओनली 1। आंसर आएगा ओनली 1, सी जो कह रहे हैं ओनली 1। वेरी गुड शनि, आंसर सही दिया था। मनीषा ने भी आंसर सही दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 ये बुक किसकी है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक किसने लिखी है? विलियम ब्लैकस्टोन ने, अर्नस्ट बार्कर ने, हॉब्स ने, या रूसो ने? ये बुक किसने लिखी है? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। ये बुक किसने लिखी है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, विलियम ब्लैकस्टोन, अर्नस्ट बार्कर, होब्स एंड रूसो। और बहुत कम कम नंबर आए आज तुम्हारे टेस्ट में,
20 में से बहुत कम कम नंबर आए हैं, मुझे पता है। सारे क्वेश्चन के आंसर गलत दिए कईयों ने, तो कंसिस्टेंसी से गलत दिए। संगीता वर्मा, हमारा टेलीग्राम पेड एस्पिरेंट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड में हैं मेरे बैच में तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्न्स्ट बारकर, बारकर बारकर, बहुत बढ़िया बताया सबने। अर्न्स्ट बारकर ने ये बुक लिखी है। ये बुक किसने लिखी है? अर्न्स्ट बारकर ने लिखी है। बारकर पॉलिटिकल फ्रीडम की बातें करते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता की बातें करते हैं। ये क्या कहते हैं? सरकार को चुनने की आजादी मिलनी चाहिए इंसान को। ठीक है, तो अर्न्स्ट बारकर ने ये बुक लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत बढ़िया आंसर दिया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु सेड फ्रीडम मीन्स साइलेंस ऑफ लॉज? किसने ये कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है कानूनों की चुप्पी? हु सेड फ्रीडम मीन्स साइलेंस ऑफ लॉज? किसने कहा स्वतंत्रता का अर्थ है कानूनों की चुप्पी? क्या थॉमस हॉब्स ने कहा? क्या हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा? क्या जीसी मैकेलियम ने कहा? या एरिक फ्रॉम ने कहा? जल्दी से मुझे आंसर करेंगे, किसने ये बात कही कि स्वतंत्रता का मतलब साइलेंस ऑफ लॉज होता है, कानूनों की चुप्पी होता है? मैंने क्यों दुखी कर दिया? आप खुद कम पढ़े हो, खुद ही दुख खुद हुआ है तुम्हें। आज एक रोटी फालतू खाना। होब्स ने कहा है। रितु ने, रितु तुम इतने पीछे कैसे चल रही हो बहन? होब होब होब, कितने नंबर आए ये बता दो। और ये टाइम सही है, सुटेबल है, और क्वेश्चन लेवल आपको सही लगा। कल की क्लास में लिबर्टी से ज्यादा क्वेश्चन डालूंगी, कल की क्लास में लिबर्टी से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, और यूनिट 7 जो है आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उससे कम होंगे। कल की क्लास में लिबर्टी से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ए आएगा। होब्स कहते थे अगर आप लॉज खत्म करोगे तभी फ्रीडम मिलेगी। नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक है कि अगर आप विधि को चुप करोगे, कानूनों को चुप करोगे तभी फ्रीडम मिलेगी। तो ये बात होब्स ने कही। ठीक है, समझ गए? तो आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं सभी बच्चों के। पहले तो रिव्यू दे दीजिए, क्लास पसंद आई? नहीं कविता, मैं पानीपत से नहीं हूं। पहले बता दीजिए मुझे कि आप लोगों को क्लास पसंद आ गई। इसमें से 16 है। सच्ची दानिया, झूठ नहीं बोलना। 5 क्वेश्चन तो मैंने आपके गलत देख लिए थे। क्वेश्चन समझ आए तुम्हें? प्रैक्टिस करेंगे रोजाना हर टॉपिक की। शाम में हमारी जो ऐप पे क्लास रहती है वो रेगुलर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस बच्चे को आरपीएससी का बैच ज्वाइन करना है कर सकता है, जिसको पीजीटी पॉल साइंस का करना है कर सकता है, नेट का भी कर सकता है। नेट का न्यू बैच लाने की भी सोच रही हूं मैं, दिसंबर में एग्जाम के लिए नेट का न्यू बैच भी आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। 20 में से 18। नीरज देखो, अब झूठ बोलने की बारी आ गई। नहीं भेज सकते हो रेनू, भेज के देखो, भेज के देखो आप। बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे इसको, बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। और कोई प्रश्न आप लोगों को पूछना है, कोई जहन में है? मैं हरियाणा हिसार से हूं, मैं कविता हिसार से हूं मैं। अच्छा खान, बहुत बढ़िया है, फिर तो 16 है, फिर तो तुम चॉकलेट डिजर्व करते हो। आप अचीवर एकेडमी ऐप पे पता करो दुर्गा। झूठी कविता, 20 में से 20। झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही रात को? थैंक यू सो मच शनि। कुछ और बात आप कहना चाहते हो? आपके जहन में कोई बात है, कोई टॉपिक के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहते हो? जितने बच्चे मेरी ऐप पे मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों को कोर्स में समझ आ रहा है ना? मैं बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, मैं ना बिल्कुल घर के एग्जाम्पल दे के पढ़ाती हूँ। मुझे किताबी भाषाएं ज्यादा नहीं आती हैं, किताबी बातें मैं नहीं करती। मेरा मकसद होता है उस बच्चे को समझाना जिसने कभी जिंदगी में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी। ठीक है, हाँ जी। टीजीटी एसएसटी का बैच मैं नहीं ले रही हूँ, कंफ्यूज मत, मैं वो नहीं ले रही हूँ। ओके अंशुल, आप अचीवर एकेडमी ऐप पे पता कर लो, आरपीएससी लेना है आपको, बैच चल रहा है, आप ले सकते हो। ठीक है दुर्गा, होती है हमारी ऐप पे होती है, लेकिन उसको मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो कल मिले अब हम सेम टाइम पे, रात को 8 बजे। शाम को ऐप पे जो क्लास होती है 4:30 बजे, वो ऐप पे रहेगी। ठीक है, और जो रात को एमसीक्यू सेशन, प्रैक्टिस सेशन होगा, वो शाम को 8 बजे रहेगा, कंटिन्यू। ठीक है, जस्टिस की पीडीएफ अभी डाल देंगे। ऐप पर अलग है, टेलीग्राम पे अलग है भाई। स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स हैं,
जो है वो ऐप पे बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी मैं अभी रिन्यू करवा दूंगी बैच, मतलब बैच को। ठीक है जी, फीस वगैरह का पता ऐप पे करना। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। रेनू बाला, इकोनॉमिक्स पढ़ा चुकी हूं मैं, आप तो पढ़ी हो मुझसे, आप तो पढ़े हो मुझसे, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो आप, तो ठीक है, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं इकोनॉमी करती हूँ टीच, मैं इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ये सब सब टॉपिक्स करती हूँ, सब करती हूँ ये मैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के दौरान ये सब आता है हमारे। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। 9:30 बजे क्लास होगी ऐप पे, जरूर उसको ज्वाइन करना, निशा मैम आपकी क्लास लेंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।